हिंदी साहित्य लेक्चर 84। सूरदास की भक्ति भावना का दार्शनिक आधार। इसमें पहला दर्शन है वैष्णव वेदांत। तो वैष्णव वेदांत को 3 भागों में बांटा गया है। विशिष्टा वैष्णव वेदांत, शुद्धाद्वैत और द्वैतवाद तथा द्वैताद्वैतवाद तथा अचिंत्य द्वैतवाद का थोड़ा असर। तो विशिष्टाद्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य का है। उसके बाद रामानंद इसमें आते हैं, फिर कबीर आते हैं। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है, जिसमें विट्ठलनाथ आते हैं। शुद्धाद्वैतवाद का असर सबसे ज़्यादा है। सूरदास की भक्ति भावना के दार्शनिक आधार में शुद्धाद्वैतवाद का सबसे ज़्यादा असर है, और थोड़ा थोड़ा असर द्वैतवाद तथा द्वैताद्वैतवाद तथा अचिंत्य द्वैत का है। ठीक। दूसरा दर्शन है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद में पुष्टि मार्ग के बारे में बताया गया है। जिस पुष्टि मार्ग का मतलब है पुष्ट जीव होना चाहिए, पुष्ट जीव होना चाहिए। शुद्धाद्वैतवाद या दशधा भक्ति, दशधा भक्ति मतलब जो नवधा भक्ति में शामिल है। दशधा भक्ति मतलब जो नवधा भक्ति में शामिल है। एक है रागानुगा। रागानुगा का मतलब है राग का अनुकरण। इसमें भाग लेने के लिए मानव या प्राणी या पेड़ या पौधा कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं सूर की भक्ति भावना। तो इसमें पहला पॉइंट है किसके प्रति। तो सूर की भक्ति भावना कृष्ण के प्रति है, और सगुण कृष्ण के प्रति, मतलब निर्गुण के अपेक्षा सगुण के प्रति अधिक है। दूसरा पॉइंट है साध्य भक्ति। जहाँ भक्ति ही उद्देश्य है, तो इनकी सूर की भक्ति भावना साध्य भक्ति है, यानी जहाँ भक्ति ही उद्देश्य है। देहु दर्शन ... एग्जाम्पल है। तीसरा पॉइंट है भक्ति का स्वरूप क्या है। तो आरंभ में वैधि भक्ति है। मेरी कौन गति ब्रजनाथ, आरंभ में वैधि भक्ति है। बाद में रागानुगा भक्ति, यानी पुष्ट मार्ग के बारे में जो बताने लगते हैं, तो बाद में रागानुगा भक्ति और आरंभ में वैधि भक्ति। बाद में रागानुगा भक्ति यानी पुष्टि मार्ग जब बताते हैं। प्रेम का भाव केंद्र में जब होता है, वात्सल्य श्रृंगार सख्य का, केवल मनुष्य नहीं बल्कि प्राणी या पेड़ पौधों या प्रकृति के बारे में जब बताते हैं, तो वो बाद में रागानुगा भक्ति का एग्जाम्पल है। अब एक शब्द है वक्रता वागिवग्धता। वक्रता वागिवग्धता। वक्रता वागिवग्धता। वक्रता मतलब होता है टेढ़ेपन से कहना, या बोल सकते हैं बाकपन। वक्रता का मतलब है टेढ़ेपन से कहना या बाकपन। वागिवग्धता का मतलब है तीखा व्यंग करने की क्षमता, सुनकर तिलमिलाहट हो जाए। तीखा व्यंग करने की क्षमता, सुनकर तिलमिलाहट हो जाए। वक्रोक्ति में एग्जाम्पल है आचार्य कुंतक का, आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल बुद्धि प्रेरित और भाव प्रेरित, आचार्य शुक्ल बुद्धि प्रेरित और भाव प्रेरित गोपियाँ 2 प्रकार से बांटते हैं। तो वक्रता एक बड़ा गोला होता है, उसके अंदर वाग वैदग्ध्य आता है। अब चलिए वर्ग 2 में हम देखते हैं। वर्ग 2 में हम दूसरे प्रश्न के उत्तर के बारे में बात करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या था, पहले ये पढ़ देता हूँ। भ्रमर गीत के बहाने निर्गुण उपासना की धज्जियाँ उड़ाने में सूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। शुक्ल जी के इस कथन पर विचार करें। ये 4 स्टार वाला प्रश्न है। तो चलिए इसके उत्तर के बारे में बात करते हैं। सूर से पहले भ्रमर गीत परंपरा एक सामान्य उपालंभ परंपरा थी, जिसमें गोपियाँ कृष्ण के भावुक मित्र उद्धव के समक्ष अपनी वेदना और नाराजगी व्यक्त करती थीं, और उद्धव उन्हें ढाढ़स बंधाकर उनका संदेश कृष्ण तक पहुंचाते थे। सूरदास ने भ्रमर गीत परंपरा में कई मौलिक उद्भावनाएं की, जिनमें मुख्य यह है कि उन्होंने उद्धव को शंकराचार्य के निर्गुण मत और ज्ञान मार्ग तथा गोरखनाथ के योग का सम्मिलित प्रतीक बना दिया। उन्होंने गोपियों को सहज भक्ति के पक्षधर के रूप में
तर्क करने वाली स्त्रियों के रूप में वर्णित किया और उद्धव गोपी संवाद निर्गुण सगुण या ज्ञान या योग भक्ति सहशास्त्र में रूपांतरित हो गया। इस वाक्य द्वंद्व में गोपियों ने उद्धव को बुरी तरह पराजित किया और इसी संदर्भ में कहा जाता है कि भ्रमर गीत के बहाने निर्गुण उपासना की धज्जियां उड़ाने में सूर्य ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। गोपियों ने निर्गुण से जुड़े कठिन सवाल पूछे हैं, सगुण के पक्ष में ठोस तर्क दिए हैं, कहीं कहीं उद्धव पर करारे व्यंग किए हैं। अंत में उद्धव ने कृष्ण के सामने हार मान ली है। अब चलिए आंसर 4 की बात करते हैं। तो आंसर 4 में प्रश्न था गंतव्य मुक्ति तथा साध्य भक्ति। तो इसका उत्तर में है शंकराचार्य जिस मुक्ति पर बल देते हैं वह गंतव्य मुक्ति है, जिसका अर्थ है कठिन ज्ञान प्रक्रिया पर चलते हुए अंततः मोक्ष की स्थिति में पहुंचना। मोक्ष परम आनंद की व्यवस्था है, किंतु मोक्ष का रास्ता आनंद मूलक नहीं है। वह कठोर तपस्या और अनुशासन की मांग करता है। शंकर के विपरीत वैष्णव वेदांतियों ने मोक्ष के रास्ते भक्ति को चुना और दावा किया कि भक्ति रास्ता भी है और अंतिम मंजिल भी। सायोज्य मुक्ति की अवधारणा ऐसी ही मुक्ति की कल्पना करती है जिसमें आत्मा मोक्ष की स्थिति में होकर भी अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखे और ईश्वरीय आनंद की सतत भागी हो। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 84 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 85 अलंकार योजना। अलंकार योजना में सामान्य परिचय सबसे पहले देना है अगर इसे पूछा जाए, जिसमें शब्दालंकार अर्थालंकार के बारे में बताना है और झक सी चढ़ गई, अलंकार योजना की झक सी चढ़ गई, क्यों चढ़ गई इसके बारे में बता देना है। परिणाम या अलंकार योजना की सीमाएं बता देना है। ठीक, अब देखते हैं कविता नवीनता। कविता में नवीनता क्या है? अगर नहीं है तो बार बार मत लिखिए। अगर कविता में नवीनता नहीं है तो बार बार मत लिखिए। पर शोर को रोज लिखना था, ठीक है। इस वजह से अगर जैसे कविता में नवीनता नहीं है तो उसके बारे में मत लिखिए, क्योंकि शोर को रोज लिखना था तो नवीनता नहीं भी हो सकती है। तो कविता में नवीनता को 3 भागों में बांटते हैं, भाव, विभाव, वर्णन, शैली। भाव में है कि 9 अस्थाई भाव हैं, 11 या 9, कुछ लोग 11 मानते हैं कुछ 9, तो 9 या 11 अस्थाई भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं। तीसरा पॉइंट है श्रृंगार वात्सल्य का भाव सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण नवीनता होने की संभावना कम हो जाती है। और चौथा पॉइंट है भाव की विविधता नहीं है, भाव की विविधता नहीं है। विभाव 2 प्रकार से हैं, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन में विषय है, विषय में जैसे हैं कृष्ण, राधा या गोपियाँ, यशोदा या कुब्जा। और अगला है आलंबनों की कमी के कारण नवीनता की संभावना कम हो गई। आलंबनों की कमी के कारण नवीनता की संभावना कम हो गई। उद्दीपन में है वातावरण, वातावरण में है यमुना का तट, मधुबन। सीमित उद्दीपन विभाव है। तीसरा है कविता या नवीनता में वर्णन शैली। वर्णन शैली में पॉइंट है नए नए तरीके से वर्णन करना। अगला पॉइंट है अलंकार के माध्यम से वर्णन शैली है। और अगला पॉइंट है इसीलिए सूर के ऊपर अलंकारों की झक चढ़ जाती है, जिसके कारण परिमति या मर्यादा, अजीबोगरीब कल्पनाएं करते हैं, पुनरावृत्ति हो जाती है। इसका उदाहरण हमें प्रिंट एंड नोट्स से दे देना है। अगला है बिंब। बिंब में सबसे पहले नाम आता है प्रोफेसर फिलेंट का। उसके बाद बिंब में चित्रभाषा होती है। चित्रभाषा 2 तरीके से है, एक एकल और दूसरा संश्लिष्ट।
उसके बाद बिंब स्थिर या गतिशील होते हैं। फिर है बिंब लक्षित और उपलक्षित। तो लक्षित का मतलब है मूर्त बिंब, मतलब बिंब के रूप में प्रस्तुत करना, बिंब के रूप में प्रस्तुत करना। और बिंब के उपलक्षित का मतलब है अमूर्त, जिसका मतलब है बिंब। बिंब मतलब जब किसी अमूर्त विचार को प्रतीक या रूपक या उपमा के माध्यम से समझाएंगे तो वो अमूर्त यानी उपलक्षित बिंब है, या कहें सामान्य बिंब है। शिल्प, अगला है शिल्प। शिल्प में पहला है काव्य रूप लिखेंगे, दूसरा है भाषा, भाषा में बता देंगे वाग् वैदग्ध्य है, तीसरा है अलंकार, चौथा है बिंब और पांचवा है छंद। छंद में संगीतात्मकता या ज्ञता है। ठीक, तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 85 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 86 वर्ग 3। वर्ग 3 में जो दूसरा प्रश्न है, चलिए हम उसका उत्तर देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है मैं एक बार पढ़ दूंगा। भ्रमर गीत, ये 3.5 स्टार का प्रश्न है इसलिए पढ़ता हूँ। प्रश्न है, भ्रमर गीत सूरसागर का एक मर्मस्पर्शी और वाग्य वैदग्ध्य पूर्ण यानी अपनी बातों से जलाना अंश है, जो वर्जंगनाओं की वचन वक्रता, उपालंभ, तन्मयता, संवाद शैली आदि दृष्टियों से हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। इस उक्ति के संबंध में अपने पक्ष को तर्क और प्रमाण के साथ पुष्ट करें। ठीक, अब चलिए इसका उत्तर के बारे में बात करें। तो उत्तर में है, भ्रमर गीत सूरसागर का मर्म स्पर्शी है, जिस पर शुक्ल जी के अलावा कई कवियों ने इस पर टिप्पणी की है। वचन वक्रता, वचन वक्रता का मतलब है ये बताकर थोड़ी सी केशव दास से तुलना कर देनी है। उपालंभ, ये बताकर थोड़ी सी कबीर से तुलना कर देनी है। तन्मयता, तन्मयता का मतलब है लीन हो जाना, यानी सदा रहितु पावस ऋतु जब ... शाम जब से श्याम सिधारे। तन्मयता में है, तन्मयता का अर्थ है भावों में लीन हो जाना। अति भावुक प्रकृति का व्यक्ति ही भावनाओं में इस कदर डूब सकता है कि कुछ और सूझना बंद हो जाए। सूर की गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी हैं। बिरह उनके जीवन का हिस्सा नहीं, जीवन का सार है। वे रात दिन चिंता, स्मरण और विलाप की स्थिति में रहती हैं। निस दिन बरसत नैन हमारे। राधा की हालत तो ऐसी हो गई है कि जड़ता जैसी स्थिति में पहुंच गई हैं। अति मलिन वृष भानु कुमारी ... तन्मयता की दृष्टि से देखें तो सूर की गोपियों की तुलना जायसी की नागमती, तुलसीदास की सीता, मैथिली शरण गुप्त की उर्मिला जैसे चुनिंदा चरित्रों से ही हो सकती है, किसी और से नहीं। गोपियों का विरह गंभीरता में इन चरित्रों से कुछ कम हो सकता है, किंतु तन्मयता में इन सबके समकक्ष या बेहतर है। संवाद शैली, संवाद शैली का अर्थ है कि लेखक अपनी ओर से कुछ न कहकर चरित्रों के कथनों के माध्यम से अपनी बात कहे। सूर शंकराचार्य और गोरखनाथ के दर्शन पर प्रहार करना चाहते हैं, किंतु इस प्रहार को उन्होंने गोपी उद्धव संवाद की शक्ल देकर बेहद रोचक बना दिया है। गोपियाँ उद्धव से प्रश्न भी पूछती हैं, अपने तर्क भी देती हैं, उपालंभ और व्यंग भी करती हैं, और यह सब कुछ संवाद शैली में होता है। प्रमाण यह है कि अधिकांश पदों में उद्धव संबोधन आया है। अच्छे संवाद वे होते हैं जो छोटे, चुस्त और गतिशील होते हैं। हिंदी कविता के इतिहास में केशव दास को संवाद योजना की दृष्टि से शिखर कवि माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक एक पंक्ति में
चार चार संवाद गोथ दिए हैं। सूर के गोपियों के संवाद भी कहीं कहीं उसी स्तर को छूते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी। ठीक, अब चलिए एक और प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न है, सूर सागर वह महासागर है जिसमें हर प्रकार का जल आकर मिला है। इसके उत्तर में पहला पॉइंट है आचार्य शुक्ल ने भरमर गीत सार की भूमिका में सूरदास की भाषा पर विचार करते हुए कहा है कि सूर सागर वह महासागर है जहाँ ... जिसमें हर प्रकार का जल आकर मिला है। किंतु यह कथन अपनी प्रकृति में सारगर्भित है कि इसमें सूर की भाषा की नहीं, सूर सागर की विषय वस्तु के वैविध्य का निर्दर्शन भी हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, संक्षेप में शुक्ल जी वाला मंतव्य स्पष्ट करें। तीसरा पॉइंट है, व्यापक अर्थ में देखें तो सूर सागर संवेदना के स्तर पर भी महासागर है और शिल्प के स्तर पर भी, जिसमें का पॉइंट है, प्रेम और वात्सल्य का महासागर। संयोग और वियोग की जितनी दशाएं सोची जा सकती हैं वे सभी मौजूद हैं। वात्सल्य के चित्र दुनिया के किसी भी कवि से ज़्यादा और बेहतर हैं। खा पॉइंट है, शिल्प के स्तर पर महासागर वाग्वैदग्ध्य, उपालंभ, बिंब, अलंकार, इन सबका उदाहरण बताना है। ठीक, अब देखते हैं सूरदास से यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको। तो इसमें पहले क्वेश्चन के उत्तर में है, यानी पहला पॉइंट है, पहले क्वेश्चन के उत्तर में दार्शनिक पक्ष बताएं, काव्यगत विशेषताएं या महत्व तो बताएं जिसमें भौतिक उद्भावनाएं, वाग्वैदिकता, उपालंभ, अलंकार के बारे में बताना है। दूसरे प्रश्न में अप्रस्तुत विधान के बारे में पूछा गया है, जिसमें अप्रस्तुत विधान में उपमान योजना यानी अलंकार की झक से चढ़ जाती है, इसके बारे में बताना है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में भक्ति भावना का परिणक यानी चरम स्तर पर पहुंच जाता है, इसके बारे में बताना है। काव्य कौशल में शिल्प बताना है, बिंब, अलंकार, उपालंब आदि को। चौथे प्रश्न के उत्तर में भागवत पुराण में मौलिक उद्भावनाएं कर नवीनता लाई है, इसके बारे में बता देना है। और पांचवें प्रश्न में योग मार्ग का मतलब है निर्गुण और भक्ति मार्ग का मतलब है सगुण। निर्गुण मतलब शुष्क क्रियाएं, इसके बारे में बताना है। अब देखते हैं पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर को। पीसीएस के प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 है, गोपियों का चरित्र, जिसके उत्तर में पहला पॉइंट है, उनमें तर्क क्षमता बेहतर है। पीसीएस मतलब यूपी पीसीएस है, तो गोपियों का चरित्र में पहला पॉइंट है उत्तर में, उनमें तर्क क्षमता बेहतर है। रेख न रूप वरण ... दूसरा पॉइंट है, वक्रता और वाग्वैदग्ध्य की दृष्टि से पूरे हिंदी साहित्य में बेजोड़, वक्रता और वाग्वैदग्ध्य की दृष्टि से पूरे हिंदी साहित्य में बेजोड़, यानी उर में माखन चोर गड़े ... तीसरा पॉइंट है, अति भावुकता यानी निस दिन बरसत नयन हमारे ... और चौथा पॉइंट है, प्रेम में अटूट निष्ठा यानी ब्याहो लाख ... अंतति कान्हा हमारे, लड़काई को प्रेम ... पांचवा पॉइंट है, प्रकृति से नज़दीक यानी मधुबन तुम ... छठा पॉइंट है, निरीक्षण और ग्रामीण है, श्याम श्याम की पाती। और दूसरा एग्जाम्पल है, वह मथुरा काजर की कोहरी ... सातवां पॉइंट है, सहज ईर्ष्या भाव, उधव जाके माथे भाग ... और अगला उदाहरण है, आपन केली करत कुब्जा संग ... अब देखते हैं यूपीएससी में जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका उत्तर। तो उसका उत्तर है, जीवन की भौतिक उपलब्धियां हमारे अस्तित्व को भले ही सुनिश्चित करें, किंतु
वे जीवन को अर्थवत्ता नहीं दे पाती। जीवन सार्थक तब होता है जब मनुष्य अन्य मनुष्यों, प्राणियों तथा समस्त चराचर जगत के प्रति संवेदनशील होता है। यह संवेदनशीलता साहित्य से आती है और इसलिए कहा गया है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। साहित्य की अर्थवत्ता यूं तो शब्दों और अर्थों में छिपी हुई है, किंतु शब्द और अर्थ ना तो पूरे समाज से जुड़ पाते हैं और ना ही उन्हें गहराई से प्रभावित कर पाते हैं। ऐसा होता तो दर्शन की कठोर उक्तियां भी समाज को उतना ही छूती। साहित्य जन हृदय को छू पाता है तो इसलिए कि वह बिंबों पर सवार होकर श्रोता के मन में उतरता है। वह अर्थ समझाता नहीं, अर्थ महसूस कराता है। यदि सूर्य का काव्य हिंदी साहित्य में झील का पत्थर यदि सूर्य का काव्य हिंदी साहित्य में मील का पत्थर बन सका है तो इसमें उनके बिंब कौशल का अप्रतिम योगदान है। अब चलिए यहीं पे लेक्चर नंबर 87 समाप्त होता है। लेक्चर नंबर 86 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 87। महत्वपूर्ण शब्द। पहला शब्द है विकृत चिंत। विकृत चिंत का मतलब है बुरे भावों वाला यानी अनस्टेबल। दूसरा शब्द है निर्हृत। निर्हृत जिसका संधि विच्छेद है नी प्लस हरित, नी प्लस आहृत यानी एलिजिबल। इसका मतलब है अयोग्य यानी बुनियादी अयोग्यता। तीसरा शब्द है अनुन्मोचित। अनुन्मोचित मतलब इंग्लिश में है अनडिस्चार्ज्ड। ठीक, अब हम देखते हैं राम भक्ति काव्य धारा, जिसमें प्रश्न है। पहला प्रश्न है राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख विशेषताओं का विवेचन, 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य परंपरा का ऐतिहासिक विकास समझाएं, 1.5 स्टार। इसमें है तुलसीदास। तुलसीदास जैसे हैं 2 प्रकार से हैं, एक परंपरावादी और एक प्रगतिशील। परंपरावादी में जैसे मुक्तिबोध है, गजानन माधव मुक्तिबोध, और प्रगतिशील में है रामविलास शर्मा यानी तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य यानी निबंध। इन्होंने लिखा है रचना तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य निबंध है इनका, रामविलास शर्मा का। और प्रगतिशील तुलसीदास प्रगतिशील हैं, इसमें दूसरे कवि हैं विश्वनाथ त्रिपाठी, जिन्होंने लोकवादी तुलसी लिखा है। लोकवादी तुलसी लिखा है जिसमें इन्होंने कहा कि तुलसीदास प्रगतिशील हैं। एक शब्द है क्षीण प्रबंध। क्षीण प्रबंध धर्मा मुक्तक काव्य। क्षीण प्रबंध धर्मा मुक्तक काव्य, इसका मतलब है थोड़ी बहुत प्रबंधात्मकता से युक्त मुक्तक काव्य। थोड़ी बहुत प्रबंधात्मकता से युक्त मुक्तक काव्य। अब देखते हैं तुलसीदास से संभावित प्रश्न, जिसमें वर्ग 1 है सामान्य प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है तुलसीदास समन्वय के महान कवि हैं, विचार कीजिए, 5 स्टार। दूसरा प्रश्न है तुलसीदास की भक्ति भावना का सांगोपांग विवेचन करें, 3 स्टार। तीसरा प्रश्न है तुलसी की सामाजिक चेतना पर विचार करें, विशेष रूप से उनकी नारी और दलित दृष्टि की समीक्षा करें, 2 स्टार। चौथा प्रश्न है तुलसी के काव्य में कलयुग और राम राज्य की धारणाओं पर विचार कीजिए, 3 स्टार। पांचवा प्रश्न है तुलसीदास के काव्य शिल्प पर विचार करें, 3 स्टार। छठा प्रश्न है कबीर के राम तथा तुलसी के राम में तुलना, 2 स्टार। वर्ग 2 है कवितावली पर आधारित विशेष प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कवितावली के काव्य रूप का निर्धारण करें,
2 स्टार। दूसरा प्रश्न है, कवितावली उत्तरकांड के आधार पर तुलसीदास के व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रकाश पड़ता है, स्पष्ट करें। 2 स्टार। तीसरा प्रश्न है, कवितावली उत्तरकांड में तुलसीदास का युगबोध स्पष्ट करें। यह उनकी शेष रचनाओं से कैसे भिन्न है। 3 स्टार। वर्ग 3 है रामचरितमानस, जिसमें पहला प्रश्न है, रामचरितमानस के महाकाव्यात्मक पर विचार करें। यह हिंदी के अन्य महाकाव्यों तथा अन्य राम काव्यों से क्यों विशिष्ट है। 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है, सुंदरकांड की कथा वस्तु स्पष्ट करें। इसकी कथा अन्य राम काव्यों के सुंदरकांड से कैसे पृथक है। 1 स्टार। तीसरा प्रश्न है, सुंदरकांड के नामकरण पर विचार करें। 1 स्टार। वर्ग 4 में पहला प्रश्न है, तुलसीदास आज भी प्रासंगिक हैं। 3 स्टार। दूसरा प्रश्न है, तुलसी इतने लोकप्रिय क्यों हैं। 3 स्टार। इसी के साथ लेक्चर नंबर 87 हिंदी साहित्य का यहीं पर समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 88। इसमें 2 शब्द हैं, एक है कलयुग, एक है रामराज्य। कलयुग में है उस समय की स्थिति, कवितावली, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी समस्या। कवितावली में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की समस्या है, जबकि रामचरितमानस में आर्थिक समस्या की अपेक्षा सामाजिक समस्या है। और रामराज्य शब्द जो है ये एक यूटोपिया है। यूटोपिया का मतलब काल्पनिक आदर्श स्थिति है। एक शब्द है समन्वय की चेतना। समन्वय की चेतना की बात करें तो कबीर जो है, कबीर, इसमें पहले है कबीर। कबीर ने समन्वय की पृष्ठभूमि तैयार की, यानी हिंदू मुस्लिम समन्वय की पृष्ठभूमि तैयार की। जायसी है, जायसी ने समन्वय कर दिया, यानी हिंदू मुस्लिम कर दिया। सूर है रसखान, सूर, रसखान या रहीम या जायसी का कृष्ण काव्य लिखना। मीरा जो है वो नारी और पुरुष का समन्वय कर देती हैं। जात पात को लेकर भी समन्वय की चेतना दिखती है। तुलसी ने हिंदू मुस्लिम का समन्वय कुछ मात्रा में किया। तुलसी जो है वो हिंदू समाज के भीतर के हैं। हिंदू मुस्लिम का समन्वय कुछ मात्रा में किया, जिसका एग्जाम्पल है मस्जिद को सोइबो ... तुलसी के राम और कबीर के राम। क्वेश्चन है, तुलसी के राम और कबीर के राम। 2 मनु हैं, एक मनु 1 है और एक मनु 2, जिन्हें मनुस्मृति कहा जाता है। मनुस्मृति में दलितों और महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग, दलितों और महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग दिखता है। चलिए अब तुलसी के राम और कबीर के राम के उत्तर देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, भक्त काल के दो महान भक्त कबीर और तुलसी ने अपने आराध्य को राम कहकर पुकारा है, किंतु दोनों के राम में गहरा अंतर है। कबीर ने राम का नाम रामानंद से लिया, किंतु कबीर के राम रामानंद के राम नहीं हैं। तुलसीदास रामानंद के प्रत्यक्ष शिष्य नहीं थे, किंतु तुलसी के राम प्रायः रामानंद के ही राम हैं। अब देखते हैं कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर, देखते हैं तुलना। कबीर के राम में पहला पॉइंट है निर्गुण है, जिसका एग्जाम्पल है दशरथ सुक्त तिहु लोक बखाना। दशरथ सुक्त तिहु लोक बखाना ... तुलसी के राम जो हैं वो सगुण हैं, जिसका एग्जाम्पल है सोई दशरथ हित ... कौशलपति भगवान। कबीर के राम में दूसरा पॉइंट है अवतारी राम के प्रति अस्वीकार का भाव, जिसका उदाहरण है न दशरथ धरि अवतरी आवा, न लंका का राव सतावा। न दशरथ धरि अवतरी आवा, न लंका का राव सतावा। तुलसी के राम में दूसरा पॉइंट है अवतारी राम का समर्थन,
यानी अवतारवाद की वही धारणा जो गीता में है। इसमें एग्जाम्पल है, जब जब होए धर्म के हानि ... कबीर के राम में तीसरा पॉइंट है, कबीर के राम विभिन्न भावों के आलंबन हैं, कभी मालिक, कभी पति तथा कभी माँ के रूप में हैं। मालिक के रूप में बात करें तो एग्जाम्पल है, मैं तो कुत्ता राम का ... पति के रूप में बात करें, हरि मेरा पीयू ... माँ के रूप में बात करें तो हरि जननी मैं बालक ... तुलसी के राम में अगर बात करें तीसरे पॉइंट में, सामान्यता मर्यादा बद्ध राम है, सामान्यता मर्यादा बद्ध राम है, जो दास्य जैसी भावनाओं के ही सहज आलंबन बन पाते हैं, जो दास्य जैसी भावनाओं के ही सहज आलंबन बन पाते हैं। एग्जाम्पल है, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो ... निष्कर्ष में अगर हम बात करें तो अंततः दोनों कवि निर्गुण सगुण एकत्व की बात करते हैं, अतः यह अंतर सैद्धांतिक महत्व का ही अधिक है। कबीर में है, एग्जाम्पल है, संतो धोखा कासु कहिए ... तुलसी में एग्जाम्पल बात करें, अगुनहि सगुनहि नहीं कछु भेदा। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 88 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 89 शिल्प के प्रश्न में प्रबंध योजना का भी पॉइंट जोड़ दें। शिल्प के प्रश्न में प्रबंध योजना का भी पॉइंट जोड़ देना है। रामचरितमानस की बात करें तो रामचरितमानस में यूपीएससी में सुंदरकांड है, यूपी पीसीएस में उत्तरकांड है और बीपीएससी में अयोध्या कांड है। तो रामचरितमानस के नोट्स में बताया जाएगा क्या लिखना है। ठीक, अब शुरू करते हैं कवितावली। वो कवितावली का उत्तरकांड। तो कवितावली का उत्तरकांड जो है ये छेड़ प्रबंध वर्मा मुक्तक काव्य है, छेड़ प्रबंध वर्मा मुक्तक काव्य है। कवितावली को लेकर विवाद क्यों है? क्योंकि इसमें पहला पॉइंट है विवाद में व्यवस्था का अभाव है, और दूसरा पॉइंट है संभवतः कोई और था जिसने छंदों का संकलन किया। ठीक, अब देखते हैं कवितावली के उत्तरकांड में प्रबंध काव्य की दृष्टि से समस्या। प्रबंध काव्य की दृष्टि से समस्या, तो इसमें पॉइंट है बिखराव है, यानी कृष्ण राधा का प्रसंग आना, ये बिखराव है। अनुपात भंग है, यानी लंका दहन जो है वो अनुपात भंग है। तीसरा पॉइंट है मार्मिक स्थलों की पहचान। मार्मिक स्थलों की जो पहचान है, यानी जिसमें चित्रकूट सभा का वर्णन नहीं है, तो ये मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं है इसमें, तो ये प्रबंध काव्य की दृष्टि से समस्या आती है। मुक्तक 6 हैं, मुक्तक 6 हैं जिसमें पहला है एक पद्यमय, दूसरा है युग्मक, तीसरा है विशेषण, चौथा है कलापक, पांचवा है कुलक और छठा है पर्याय बंध मुक्तक। मुक्तक में 6 हैं जिसमें पहला है एक पद्यमय, दूसरा है युग्मक, तीसरा है विशेषण, चौथा है कलापक, पांचवा है कुलक और छठा है पर्याय बंध मुक्तक। ठीक, अब हम देखते हैं कवितावली के आधार पर तुलसीदास का व्यक्तिगत जीवन, जिसके उत्तर में पहला पॉइंट है तुलसीदास संकोचशील कवि हैं, इसलिए व्यक्तिक अभिव्यक्तियों से प्रायः बचते हैं। वे स्वच्छंदतावादी कवियों की तरह अपनी व्यक्तिगत भावनाओं की खुली अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। कवितावली का उत्तरकांड इस दृष्टि से एक अपवाद है, जिसमें उन्होंने अपने निजी जीवन के कई प्रसंग व्यक्त किए हैं। अगला पॉइंट है तुलसीदास के माता पिता उनके बचपन में ही मर गए थे, जिसके कारण उनका बाल्य जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। इस बात की वेदना यूं तो तुलसी साहित्य में कहीं कहीं झलकती है, किंतु कवितावली उत्तरकांड में यह बात खुलकर सामने आई है। मात पिता जग जाय तजयो, विधु न लिखी कछु भाल भलाई। भाल भलाई मतलब विधि ने भी माथे पर कुछ भला नहीं लिखा है। अगला पॉइंट है
इसके उत्तर में अनाथ होने के कारण तुलसीदास को भयानक गरीबी का सामना करना पड़ा। वे मंदिर में रहते थे और कई बार जूठे पत्तलों से पेट भरने को बाध्य होते थे। ऐसे ही एक दृश्य उत्तरकांड की निम्नलिखित पंक्तियों में दिखता है। नीच निरादर भाजन कातर कुकर टोकन लागी लगाई। जिन पात्रों पर यह खाने की सोच रहे हैं उन्हीं पर कुत्ते निगाह लगाए हैं। तो इनकी तुलना हम मंगल से कर सकते हैं, दूध के दाम के मंगल से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, तुलसी जन्म के संयोग से ब्राह्मण थे तथा कई स्थानों पर वर्ण व्यवस्था के समर्थक भी नजर आते हैं, किंतु धीरे धीरे उनके विचार प्रगतिशील होने लगे और वे वर्ण व्यवस्था का औचित्य प्रश्नगत करने लगे। इससे उनके समाज के रूढ़िवादी सदस्यों ने उनकी कटु आलोचना की और इसी द्वंद्व की स्थिति में वे कई बार वर्ण व्यवस्था के प्रति विद्रोह भाव से भरे हुए दिखते हैं। मेरी जाति पाति न चाहूँ ... धूत कहो अवधूत कहो ... अगला पॉइंट है, कहीं कहीं तुलसीदास बेहद नैराश्य और मोहभंग की स्थिति में डूबते हुए नजर आते हैं, जहां उनके जीने की इच्छा ही शेष नहीं रहती। वे भगवान शिव से निवेदन करते हैं कि उन्हें यथाशीघ्र मृत्यु प्रदान की जाए। जीने की न लालसा दयाल महादेव मोही, मालूम है तो ही मारी बई बनारस को राहत हो। जीने की न लालसा दयाल महादेव मोही, मालूम है तो ही मारी बई को राहत हो। तो अब देखते हैं एक और प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, कवितावली के उत्तरकांड में युग बोध। कवितावली के उत्तरकांड में युग बोध। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है, तुलसी ने कवितावली के उत्तरकांड में कल युग का विस्तृत वर्णन किया है और वह वस्तुतः उनके अपने समय के यथार्थ की ही तस्वीर है। कवितावली का कलयुग वर्णन रामचरितमानस के कलयुग वर्णन से कुछ अलग है और अपनी प्रकृति में प्रगतिशीलता को छूता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा और विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे प्रगतिवादी समीक्षकों का दावा है कि कवितावली उत्तरकांड के युगबोध के आधार पर तुलसीदास एक आधुनिक कवि नजर आते हैं। दूसरा पॉइंट है, युगबोध के कुछ उदाहरण, जिसमें का पॉइंट है, आर्थिक समस्याओं विशेषतः बेरोजगारी का वर्णन अत्यंत विस्तृत रूप से में हुआ है। आर्थिक समस्याओं विशेषतः बेरोजगारी का वर्णन अत्यंत विस्तृत रूप में हुआ है। इतने स्पष्ट रूप में आर्थिक समस्याओं का चित्रण आधुनिक काल से पहले किसी कवि ने नहीं किया। खेती न किसान को ... खा पॉइंट है, जाति व्यवस्था उस समय पहली बार तनाव के दौर में थी। समाज में उसकी जड़ें मजबूत थी, किंतु कबीर के बाद से ही कई तार्किक प्रश्न उस व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। तुलसी इस द्वंद्व में कहीं कहीं जाति व्यवस्था के पक्ष में दिखते हैं तो कहीं जाति व्यवस्था से विद्रोह करते हुए। वे जिस वर्ग में थे यह उस वर्ग की ऐतिहासिक दुविधा थी। बांधही शूद्र ... धारी, ये पक्ष में तर्क है। धूत कहो अवधूत कहो, ये विपक्ष में है। मेरी जाति पाति ... ये भी विपक्ष में है। तीसरा पॉइंट है, तुलसी के समय में गोरखनाथ द्वारा प्रवर्जित योग मार्ग का भी काफ़ी प्रचलन था, किंतु उनकी वजह से जनसाधारण धार्मिक भावना से दूर हो रहा था। जैसे कबीर ने योगियों को फटकारते हुए कहा था
गगना पौना दोनों बसे, कहाँ गया जोग तुम्हारा। और सूर की गोपियों ने उद्धव और कृष्ण को फटकारते हुए कहा था कि आपन केली करत कुब्जा संग, हमहि सिखावत जोग। ठीक वैसे ही तुलसीदास ने भी अपने तरीके से योग मार्ग पर प्रहार किया है। अंतर जमहूँ डॉट 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 पैज परे प्रहलाद। और चौथा पॉइंट है निष्कर्ष, जिसमें लिख देना है कमाल रुमाल कर दिया। ठीक, अब देखते हैं तुलसीदास की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता में पहले समस्याएं देखेंगे, फिर समाधान देखेंगे और फिर नज़रिया देखेंगे। समस्याओं में पॉइंट है गरीबी, बेरोजगारी, अकाल की समस्या है, जिसमें एग्जाम्पल है खेती न किसान को डॉट डॉट डॉट। दूसरा समस्या है वर्ण व्यवस्था का, जिसमें मेरी जाति पात पूछे नहीं कोई, ये एग्जाम्पल है। तीसरा है कुशासन की समस्या, जिसमें है गोढ़ गंवार डॉट डॉट डॉट। और चौथी समस्या है आडंबरों पर चोट, जाखें नख और जटा डॉट डॉट डॉट। समाधान में देखते हैं, तो समाधान में राम राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की बात की है, जिसमें एग्जाम्पल है अल्प मृत्यु नहीं डॉट डॉट डॉट। दूसरा एग्जाम्पल है निशिचर ही ना कर डॉट डॉट डॉट। तीसरा एग्जाम्पल है भय सब साधु कीरत कीरतनी डॉट डॉट डॉट। नज़रिया में बात करें तो नज़रिया में पहला पॉइंट है समन्वय चेतना। दूसरा है भाषा संबंधी नज़रिया, यानी का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच डॉट डॉट डॉट। ये वाला एग्जाम्पल देना है भाषा संबंधी नज़रिया में। और तीसरा है पारिवारिक आदर्श। ठीक, अब देखते हैं तुलसीदास इतने लोकप्रिय क्यों हैं। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है समन्वय चेतना है। दूसरा है प्रगतिशील नज़रिया है, गरीब के प्रति प्रगतिशील नज़रिया है। तीसरा पॉइंट है राम राज्य का आदर्श है। चौथा पॉइंट है लोक भाषा का प्रयोग, लोक कहानी को घर घर तक पहुंचाया, यानी का भाषा का संस्कृत डॉट डॉट डॉट, ये एग्जाम्पल। पांचवा पॉइंट है सगुण भक्ति, यानी राम का लोक रक्षक स्वरूप या अवतारवादी स्वरूप के बारे में बताया। छठा पॉइंट है महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राम राज्य तथा तुलसी के रामचरितमानस का जिक्र किया, या यूं कह सकते हैं कि तुलसीदास की लोकप्रियता इससे भी समझी जा सकती है कि स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी ने इनका नाम लिया। और सातवां पॉइंट है जनसाधारण की समस्याओं को उठाया। आठवां पॉइंट है परिवार का मूल्य बताया। और नौवां पॉइंट है रामलीला के मंचन में कहानी रामचरितमानस का आधार होना। तो ये थे 9 कारण जिनकी वजह से तुलसीदास इतने लोकप्रिय हैं। तो इसी के साथ हिंदी साहित्य लेक्चर नंबर 89 यहीं पर समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास नंबर 90। महत्वपूर्ण शब्द। पहला शब्द है गुड़ी भूत, जिसका मतलब है सगुड़ी। दूसरा शब्द है एकता नता। एकता नता का मतलब है एकान्विति, यानी से अंत तक एक ही भाव का रहना। तीसरा शब्द है दुर्लध्य, जिसका मतलब है जिसको लांघना कठिन। दुर्लध्य का मतलब है जिसको लांघना कठिन हो। एक और शब्द है आलंध्य का मतलब है जिसको लांघना नामुमकिन हो। एक शब्द है साका का मतलब है ख्याति। एक शब्द है निसृत का मतलब है निकलना। एक शब्द है निस्सरण का मतलब है निकलने की प्रक्रिया। और एक शब्द है प्रातिभ का मतलब है प्रतिभा पर आधारित। अब देखते हैं वर्ग 3 में जो था रामचरितमानस, इसमें 8 चौपाई फिर दोहा है, कड़वकबद्ध शैली है। 8 चौपाई फिर दोहा कड़वकबद्ध शैली है। रामचरितमानस में 8 चौपाई है फिर दोहा आता है, इसे कड़वकबद्ध शैली बोलते हैं।
भावादि 8, रामचरितमानस में भावादि 8 यानी भाव आदि के 8 रूप माने जाते हैं। भावादि 8 का मतलब है भाव आदि के 8 रूप माने जाते हैं। भाव समन, भाव समन का मतलब है भाव शांत हो गई। उदात्त चरित्र, सब्लीमाइन, सब्लीमाइन, सब्लीमी कैरेक्टर उदात्त चरित्र रामचरितमानस में है। उदात्त चरित्र पास शक्ति हो, उदात्त चरित्र का मतलब है कि तुम्हारे पास शक्ति हो यानी पास शक्ति हो, उसके बाद भी उसका दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग हो, विनम्रता हो, दिखावा नहीं हो। ठीक। और भाव में दूसरा पॉइंट है भाव यानी भावुकता, बहुत भावुक ना हो, बहुत भावुक ना हो, भाव संयम हो, भाव नियंत्रण हो यानी निशब्द रुदन हो, वाक संयम हो, मुस्कुराहट हो। उदार चरित्र में तीसरा पॉइंट है उदार समन्वय के साथ चलना, उदार हो और समन्वय के साथ चलना। चौथा पॉइंट है तुलसी के राम तथा निराला के राम। ठीक। उदात्त कथानक, उदात्त कथानक का मतलब है रामचरितमानस का कथानक जटिल है, रामचरितमानस का कथानक जटिल है। राजा बनते वक्त पिता के लिए त्याग और सीता के अपहरण में अपनी सेना नहीं। ठीक। तो ये उदात्त कथानक है। रामचरितमानस के महाकाव्यात्मक का अन्य महाकाव्यों से तुलना, जिसमें पहला है उत्तर में पहला है पृथ्वीराज रासो। तो छंद वैविध्य बेजोड़ है, किंतु नायक के उदात्त भाव, कथानक की जटिलता या पाठक पर उदात्त प्रभाव जैसे दृष्टियों से देखें तो रामचरितमानस उससे कहीं बेहतर है। दूसरा पॉइंट है रामचंद्रिका, केशवदास की रामचंद्रिका, जिसमें है केशवदास की रामचंद्रिका संवाद योजना में रामचरितमानस से बेहतर है। कुछ समीक्षकों की राय में उसका छंद वैविध्य भी बेहतर है, हालांकि कुछ ने उस अति वैविध्य को अच्छा नहीं माना। केशव का काव्य छंदों का अजायब घर है। इन दो पक्षों के अलावा अन्य प्रत्येक पक्ष में रामचरितमानस बेहतर है, जैसे प्रबंध कौशल, चरित्र योजना, रस योजना इत्यादि। तीसरा है प्रिय प्रवास, हरिहौद का प्रिय प्रवास तथा मैथिली शरण गुप्त का साकेत। तो प्रिय प्रवास और साकेत महाकाव्यों का विशेष महत्व नारी संबंधी प्रगतिशील विचारों के वजह से है और इस मामले में वह रामचरितमानस से बेहतर दिखाई पड़ते हैं। प्रिय प्रवास की राधा और साकेत की उर्मिला उस परंपरा के सामने कठिन प्रश्न खड़ा करती हैं जो रामचरितमानस जैसे ग्रंथों से अवतरित हुई हैं। इतना जरूर है कि तुलसी मध्यकाल के थे और बाकी आधुनिक काल के थे, इसलिए इनकी दृष्टिकोण का अंतर इनके युगों का अंतर है। शेष सभी पक्षों में रामचरितमानस बेहतर है। चौथा पॉइंट है कामायनी। कामायनी हिंदी का अकेला भाव प्रधान महाकाव्य है। प्रयोगशीलता में महत्वपूर्ण होने के बावजूद वह महाकाव्य की किसी भी कसौटी पर मानस से बेहतर नहीं है, रामचरितमानस से बेहतर नहीं है। नायक का औदात्य, कथानक का कसाव, व्यवस्थित चरित्र योजना, इनमें से किसी भी पक्ष पर कसें तो रामचरितमानस ही बेहतर दिखाई पड़ता है। तुलसीदास यूपीएससी में जो तुलसीदास से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए उसके उत्तर के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन 1 के उत्तर में फर्स्ट पैरा में लिखेंगे सुंदरकांड की कथानक में क्या है, वाल्मीकि से अलग कैसे है। और सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे काव्य शिल्प यानी भाषा, प्रतीक, अलंकार, छंद आदि। क्वेश्चन 2 के उत्तर में लिखेंगे भक्ति भावना पर लिखें। क्वेश्चन 5 के उत्तर में लिखेंगे भाषा खंड में
अवधि के साहित्यिक विकास में इसका विस्तृत उत्तर है, उसे भी जोड़ें। छठे प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे 100 शब्दों में काव्य भाषा लिखें। संवेदनात्मक, संवेदनात्मक गहनता। संवेदनात्मक गहनता का मतलब है, संवेदनात्मक गहनता में पहला पॉइंट है जायसी ने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वयता। जायसी ने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वयता। दूसरा पॉइंट है तुलसी ने हिंदू में अनेक जाति लिंग के बीच समन्वयता। तीसरा पॉइंट है जायसी के प्रेम कथा में उतनी गंभीरता नहीं जितनी तुलसीदास के प्रेम कथा में है। और चौथा पॉइंट है तुलसी के कथा में राज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था का समन्वय। तो ये संवेदनात्मक गहनता में 4 पॉइंट थे। एक शब्द है तुरीयावस्था। तुरीयावस्था का मतलब है ध्यान में होना या समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था या ध्यान में होना को तुरीयावस्था बोलते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 के उत्तर में 2 नज़रिया है। पहला है परंपरागत धार्मिक नज़रिया, जिसमें प्रगतिशीलता को अनदेखा किया जाता है, ये 20-30 वर्षों में है। और दूसरा नज़रिया है आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल में जिसमें प्रगतिशीलता को केंद्र में रखा जाता है। तो इसमें है रामविलास शर्मा, विश्वनाथ त्रिपाठी। सबरी का प्रसंग जो है ये आधुनिकता में मतलब रखा जाता है कि ये नहीं बैठता है। लोक कल्याण तथा गरीबी को दूर करने का, जिसमें एग्जाम्पल है खेती न किसान को। अगला है नारी, यानी नारी में जैसे सीता प्रत्याग को हटा दिया, तो ये है। और अगला है संभोग का प्रसंग हटा दिया तथा केवट को जोड़ दिया। तो ये नज़रिया आधुनिक काल में आता है। एक शब्द है दैहिक दैविक तापा। दैहिक दैविक ... तापा। वाल्मीकि के रामायण में बिना किसी दुविधा के संभोग का वध पर भवभूत के उत्तर रामचरित में दुविधा के साथ संभोग की हत्या पर, यानी वाल्मीकि के रामायण में संभोग का वध है, पर भवभूति के उत्तर रामचरित में दुविधा के साथ संभोग की हत्या है। अगर समकालीन समीक्षा की बात करें तो इसमें संभोग का प्रसंग हटा दिया तथा केवट को जोड़ दिया, इसके बारे में लिख देना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, नहीं, समकालीन समीक्षा में अगर हम बात करें तो वो नहीं लिखना है। समकालीन समीक्षा में दलित विमर्श में जैसे पूजिए ... ढोल गवार शूद्र पसुनारी ... बसही बारूही बरुई ... स्त्री विमर्श में एग्जाम्पल है जिमी सुतत्र ... ढोली गवार शूद्र ... विधहु ... नारी हानि विशेष क्षति नाही ... नारी स्वभाव ... 8 अवगुण ... तो समकालीन समीक्षा में ऐसा न हो कि कुछ बातों को नज़रअंदाज करके बाकी सब पक्षों पर ध्यान न दें। क्या लिखा यह जरूरी है, पर क्या नहीं लिखा यह भी जरूरी है। ऐसा न हो कि कुछ बातों को नज़रअंदाज करके बाकी सब पक्षों पर ध्यान न दें। क्या लिखा यह जरूरी है, पर क्या नहीं लिखा यह भी जरूरी है। चलिए यूपीएससी में जो क्वेश्चन 4 है उसके उत्तर के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन 4 है तुलसीदास के प्रबंध कौशल के वैशिष्ट्य का मूल्यांकन। तुलसीदास के प्रबंध कौशल के वैशिष्ट्य का मूल्यांकन, जिसके उत्तर में पहला पॉइंट है प्रबंध कौशल का अर्थ है प्रबंध काव्य की रचना के लिए वांछित गुणों का समुच्चय, मोटे तौर पर कथानक का कसाव, व्यवस्थित चरित्र योजना, मार्मिक व रसात्मक स्थलों की उचित पहचान व समावेशन, आधिकारिक व प्रासंगिक कथाओं में समुचित संबंध, निर्वाह तथा गति व विराम का औचित्यपूर्ण होना प्रबंध कौशल के अपेक्षाकृत गुण माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने माना है कि प्रबंध कौशल की दृष्टि से संपूर्ण हिंदी साहित्य में तुलसीदास का कोई सानी नहीं है। दूसरा पॉइंट है प्रबंध कौशल की विशेषताएं, जिसमें का पॉइंट है मार्मिक पक्षों की समुचित पहचान ताकि पाठक रस की स्थिति तक पहुंच सके, जिसमें है जनक वाटिका में राम व सीता का परस्पर दर्शन,
यह तुलसी की मौलिक उद्भावना है। इसमें अगला है राम वन गमन, अगला है चित्रकूट सभा और भरत मिलाप, अगला है लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग और अगला है सीता हरण प्रसंग। खा पॉइंट है आधिकारिक व प्रासंगिक कथाओं के बीच समुचित संबंध निर्वाह, जिसमें है जटायु की कथा, सबरी की कथा, केवट की कथा, परशुराम की कथा और बाली की कथा। और गा पॉइंट है चरित्र योजना। चूंकि रामचरितमानस राम के चरित्र पर केंद्रित महाकाव्य है, इसलिए स्वाभाविक है कि तुलसी ने चरित्र योजना का विशेष ध्यान रखा है। चरित्रों को ठीक से उभारने के लिए उन्होंने पर्याप्त परिस्थितियां जुटाई हैं। उदाहरण के लिए राम के चरित्र के विभिन्न पहलुओं को उभारने के लिए उन्होंने निम्नलिखित परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया है। परशुराम प्रसंग में राम की विनम्रता, समुद्र पूजन प्रसंग में विनम्रता और दृढ़ता का समन्वय, राज्याभिषेक की घोषणा होने पर न्यायप्रियता, यानी जन्मे एक संग सब भाई ... ये वाला उदाहरण, पिता का संकट समाधान करने में त्यागशीलता, लक्ष्मण मूर्छा प्रसंग में भावुकता। घा पॉइंट है गति और विराम की दृष्टि से भी रामचरितमानस श्रेष्ठ रचना है। रसात्मक स्थलों पर विराम अधिक है, जो कि स्वाभाविक है, और इतिवृत्तात्मक हिस्सों में समुचित गति रखी गई है ताकि पाठक को बोरियत और उलझन की अनुभूति न हो। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 90 हिंदी साहित्य का यहीं पर समाप्त होता है।